हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। याद करिए कहाँ घूम रहे थे हम। गंगटोक शहर, वो ऊंची नीची पहाड़ियां, घाटियां, फूल से भरे मैदान, कंचनजंगा को देखने की इच्छा, सकरे पर्वतों के उन रास्तों पर जहां औरतें पत्थर तोड़ती नजर आईं, वो चाय का बागान जहां वहां की औरतों की सुंदरता का वर्णन किया गया, वह झरनों का झरता हुआ बड़ा ही निर्मल शांत निर्मल जल, और जो नदी में बहता हुआ शांत जल, जिसकी प्रार्थना ही आपके पाठ का नाम बन गई। याद आ गया आपको? जी हाँ, साना साना हाथ जोड़ी, जिसमें कहा है कि इन छोटे छोटे हाथों से वो सारे जो अच्छे कार्य हैं मेरे अंदर वो समा जाएं, सारी अच्छी बातें मेरे अंदर समा जाएं। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ जो 3 पार्ट में हमने पूर्णता पढ़ लिया, और इतना अच्छा पाठ जो दिल को छू जाने वाला है, अप्रत्यक्ष रूप से भी, जहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होने का एहसास कर रहे थे, ऐसा पाठ हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया, और वो तभी पूर्ण माना जाएगा जब प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आज का वीडियो केवल और केवल प्रश्नों के उत्तर के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया हुआ गंगटोक शहर जो है वो लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित आकर्षित कर रहा था? रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि थाल को किसी ने उल्टा कर दिया हो, सारे तारे जो हैं वो टिमटिमा कर नीचे जमीन में फैल गए हों। सितारों की गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। रात के अंधकार में सितारों की झिलमिलाहट गंगटोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। गंगटोक क्या है पर गंगटोक शहर की बात की गई है। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित हो गया हो, वो वहीं स्तब्ध हो गई थी, रुक गई थी। वह सुख की मतलब सब कुछ अर्थहीन सा जान पड़ रहा था, सब कुछ शून्य सा प्रतीत हो रहा था। वह सुख की अतीन्द्रता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी, और उसे आत्मिक सुख प्रदान भी कर रही थी। जो उन्हें आत्मा का सुख है वो प्रदान हो रहा था। वो स्थगित हो गई थी, वो एक जगह रुक गई थी, एकदम चौंक गई थी देख के। तो इस प्रकार ये जो शहर है ये उन्हें जादुई शक्ति के जैसे अपने आप में सम्मोहित कर रहा था, इतनी सुंदरता उसके अंदर थी। अगला प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? मेहनतकश बादशाहों का शहर कहने का क्या तात्पर्य? गंगटोक को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के लोगों ने, वहाँ के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी अत्यधिक श्रम किया। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया। पहाड़ों पर बैठ के वहाँ औरतें पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं, कईयों की पीठ पर तो बच्चे भी होते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियाँ बोगो पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं, बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम पर जाते हैं। यहाँ का जीवन बेहद कठिन है। यहाँ के लोगों ने कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर एक पल को, हर एक स्थान को बड़ा ही खूबसूरत बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते लोग। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश तो है ही, मेहनत करने वाले, वहाँ पर जो शासन करने वाले, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए बादशाह बोल दिया है, वो मेहनतकश है। वहाँ पर रास्ता तोड़ने के लिए औरतें मजदूरी कर रही हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी अपने कंधे पर टोकरी बांधकर उसको उसमें रखे हुए हैं। तो इतनी मेहनत के बाद भी उसकी सुंदरता कम नहीं होती, बल्कि दिन पर दिन उसकी सुंदरता बढ़ाई जा रही है। गंदगी वहाँ पर नहीं हो रही है, इसलिए जो शहर के बादशाह हैं उनको मेहनतकश बोला गया है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर जितेंद्र नार्गे ने जब लेखिका को ले जा रहे थे, रास्ता बता रहे थे, क्योंकि वो ड्राइवर भी और गाइड का भी काम कर रहे थे, तो जहाँ पर उन्हें सफ़ेद श्वेत रंग की पताकाएं दिखी, वहाँ पर ये बताया गया कि ये पताकाएं तब लगाई जाती हैं जब किसी बौद्ध को मानने वाले का निधन हो जाता है। तो निधन जब हो जाता है तो वहाँ पर संकेत तौर पर कि यहाँ पर इस तरह की घटना घटी है, 108 श्वेत पताकाएं लगा दी जाती हैं, किंतु उन पताकाओं को निकाला नहीं जाता, बल्कि खुद ही स्वयं धीरे धीरे वो नष्ट हो जाती हैं। और जब कहीं किसी अच्छे कार्य का प्रारंभ होता है तो वहाँ पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। इस प्रकार दोनों पताकाओं लगाने का अलग अलग महत्व है। सफ़ेद बौद्ध पताकाएं
शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसके आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ के लिए भी पताकाएं लगाई जाती हैं, किंतु वो कैसी होती है? रंगीन होती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक और नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति और वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो वहाँ का जनजीवन, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, ऊंचे नीचे पर्वत पठार थे, कहीं पर खुरदुरी ज़मीन भी थी। वहाँ का जनजीवन जो था, लोग बहुत मेहनती थे और बच्चे अपने स्कूलों के बाद भी आकर अपने घर में माँओं का हाथ बटाते थे। तो नार्गे के अनुसार सिक्किम के रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से भरे मैदान हैं। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से की जा सकती है। नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु और कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं, जो कि श्वेत रंग व रंग बिरंगी होती हैं। सिक्किम में घूमते हुए चक्र के अन्य स्थानों पर व्याप्त आस्था, विश्वास और अंधविश्वास पाप पुण्य की अवधारणाओं की तरह हैं। ये भी नार्गे ने बताया। तो यहाँ के जनजीवन के बाद यहाँ की जो सुंदरता है, तो वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति हो गई कि कहीं सुंदर घाटियाँ हैं तो कहीं फूलों से भरे हुए वादियाँ हैं, तो कहीं ऊंचे नीचे रास्ते। और यहाँ की सुंदरता इतनी है कि स्विट्जरलैंड से इसकी तुलना की जाती है। फिर यहाँ के लोगों के बारे में, तो यहाँ के यदि व्यवस्था के बारे में बताएं, जो सामाजिक व्यवस्था है, तो वो ये है कि लोग यहाँ पर भी धर्म को मानने वाले हैं और उनके धर्म मानने की कुछ अलग एक विधि है कि श्वेत पताकाएँ जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है और रंग बिरंगी पताकाएँ किसी नए कार्य का शुभारंभ होती हैं। और यहाँ पर भी धर्म चक्र है जो पाप पुण्य को बताता है। वहाँ की युवतियाँ बोकू नाम का सिक्किम का परिधान डालती हैं, जिसमें सौंदर्य की छटा निराली होती है। और वहाँ के घर घाटियों के ताश के पत्तों की तरह बिखरे होते हैं। वहाँ के लोग मेहनतकश होते हैं, उनका जीवन काफ़ी मुश्किल होता है। स्त्रियाँ और बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ती हैं, सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियाँ चुनती हैं। बच्चे पानी भरते हैं, जानवर को चराते हैं। बच्चों को बहुत ऊंचाई से नीचे तल में आना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नार्गे ने लेखिका को वहाँ की पूरी जानकारी दी। ये सुंदरता है, इस तरह के लोग निवास करते हैं, लोगों का ये कार्य है, ये कार्य होते हैं, बच्चे किस तरह कार्य करते हैं, ये सब नार्गे ने बताया। लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी। क्यों? नार्गे ने जब एक बताया कि ये धर्म चक्र है, इसको कहते हैं कि लोग घुमाते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को उसकी यह बात सुनकर यह एहसास हुआ कि चाहे हम कहीं पर भी चले जाएं और ये विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन धर्म को लेकर जो आस्था, श्रद्धा, पाप पुण्य और जो अंधविश्वास कहीं कहीं मौजूद है, ये हर जगह देखने को मिल ही जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता बता देंगे, इस मंदिर में ये है, इस स्थान पर ये है, तो वो उन मान्यताओं की ओर लेखिका ने बोला है। तो लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कभी लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक के घूमते के चक्र में जितेंद्र ने बताया कि ये चक्र जो है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ही ऐसी धारणा है। लेखिका को लगा चाहे मैदान हो, चाहे पर्वत हो, चाहे कोई भी स्थान हो, भले ही कितनी भी वैज्ञानिकों ने तरक्की कर ली हो, लेकिन धर्म के लिए लोगों की जो आस्थाएं हैं, विश्वास है, अंधविश्वास है, पाप पुण्य की जो आस्थाएं, कल्पनाएं हैं, वो हर जगह एक जैसी ही हैं। अर्थात यही विश्वास भारत को एक रूप में बांधता है। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखे कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? उसको उस स्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उस स्थान, उसकी रास्तों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, वहाँ की क्या मान्यताएं हैं, लोग क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, क्या पहनावा है, ये सब वहाँ पर गाइड को पता होना चाहिए। नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूर्णतः समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में अच्छी जानकारी थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। एक गाइड अपने देश, इलाके के कोने कोने से भलीभांति परिचित होता है। उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु, इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता को बोर ना होने दे, उसको समय समय पर ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताता रहे कि वो जानने की इच्छा बनी रहे और अपने जिसको वो घुमा रहा है उसके हर प्रश्न का उत्तर वो दे पाए। एक कुशल गाइड को अपने प्रति विश्वसनीयता और भ्रमणकर्ता की दिलानी आवश्यक है कि ये विश्वास बने रहे दोनों में।
गाइड को कुशल व बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वह समय पड़ने पर विषम परिस्थितियों में भी सही बुद्धि से काम ले सके। एक कुशल गाइड की वाणी में प्रभावशालीता होनी चाहिए, तभी तो बात मानेगा सामने वाला। उसे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनाती है। भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। यात्रियों के रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटक को जोड़ते रहना चाहिए। अगला है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखिका ने बहुत कुछ पर्वत देखे, पर्वतों में जो घाटियां थी उनका दृश्य देखा, फिर वहाँ पर जो झरने थे। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते हुए रूप को देखा। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ती गई हिमालय की विशालता को देखा। हिमालय में कहीं चटक हरे रंग है तो कहीं मोटा काली कहीं हल्का पीला रंग प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय के गहनतम वादियां हैं, फूलों से लदी हुई घाटियां हैं। कहीं पर्वत प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला है दिखाई दिया है, तो देखते ही देखते कई जगह सब कुछ समाप्त होता सा प्रतीत होने लगा है, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। कहीं बादल छाए हैं तो कहीं कोहरा समाप्त है, तो कहीं कोहरा एकदम उठने लगा है। तो हरी भरी वादियाँ, ऊंचे नीचे पहाड़, विशाल हिमालय, ये सब कुछ लेखिका ने वहाँ पर देखा। आगे है, कभी बादलों की, वही जो मैंने बताया कोहरा, कभी बादलों की मोटी चादर है तो सब कुछ बादलमय हो जाता है, तो कभी अचानक से बादल छट जाते हैं। कहीं कुछ और कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ दिखाई दी। चारों ओर दूध की धार की तरह देखने वाली जलप्रपात थे, तो कहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी बह रही थी, जिससे लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया था। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर वह भाव विभोर हो गई थी और उनके हृदय को भी इस प्रकृति के दृश्य ने, चित्रण ने काव्यमय बना दिया था। तो जहाँ जहाँ वो घूमी है वो सब आप विशाल हिमालय से लेकर सक्रिय ये पर्वत की सक्रिय मार्गों से लेकर, फूलों से लदे हुए पूरे घाटियों को लेकर, चाय के बागान हैं, कटाव का बर्फ का क्षेत्र है, ये सब कुछ हमें इसमें लिख देना है। यही उनका वर्णन था। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? तो जब अनंत और विराट स्वरूप को देखा, हिमालय का स्वरूप पल पल परिवर्तित हो रहा था। प्रकृति इतनी मोहक और लेखिका किसी बुद्ध सी माया और छाया के खेल को देख रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इस वातावरण में उसे अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। इस अद्भुत अनूठे नज़ारों ने लेखिका को पल भर में जीवन के संपूर्ण दृश्य दिखा दिए थे, जीवन की संपूर्ण शक्ति का एहसास करा दिया था। उसे लगने लगा जैसे वह देश और काल की सरहदों से दूर बहती कोई धारा बन चुकी है। उसका मन, सारा मैल, सारी वासनाएं, सारी नेगेटिविटी, सब कुछ यहाँ जाकर दूर हो रहे थे। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहे। तो जो उसे सुख प्राप्त हुआ, जैसा उन्होंने अनुभव किया, वो सारा अनुभव आपका इस उत्तर में जाएगा। अनंत विराट किसके लिए बोला गया? हिमालय जो अनंत विराट है, जो अपना स्वरूप बदल रहा था, पर प्रकृति भी पल पल अपना दृश्य परिवर्तित कर रही थी, जिसको देखकर लेखिका को अद्भुतता भी प्रतीत हो रही थी, शांति भी मिल रही थी, और कहीं उसे इस सौंदर्य को देखकर जीवन के कई रूप भी समझ में आ रहे थे। और वो अनंत और विराट स्वरूप को देखकर तो उन्हें लग रहा था कि अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी आंखों में से भर लिया जाए, और वो उन्हें शांति का अनुभव हो रहा था। सारी वासनाएं, सारी नेगेटिविटी नष्ट हो रही थी और उनका मन भी काव्यमय हो रहा था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? जब उन्होंने देखा कि एक तरफ प्रकृति की इतनी अपार सौंदर्यता भरी हुई है और दूसरी तरफ जब पत्थर तोड़ती औरतों को देखा, तो उन्हें लगा कि यहाँ भी भूख और जिंदगी की जंग जारी है। वो देखकर उनका मन झकझोर गया। लेखिका हिमालय की यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद को ग्रहण करती हुई उसे डूबी हुई थी। अकस्मात वहाँ के जनजीवन पर जब उनकी दृष्टि गई तो उनका मन उन्होंने झकझोर दिया, मन वो झकझोर गया। वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर को तोड़ रही थीं। कुछ की पीठ पर टोकरी में बच्चे भी थे। सकरे रास्तों को वो चौड़ा कर रही थी। कोमल हाथों में कुदाल थी, जिससे हथौड़े से निशान पड़ चुके थे हथेलियों पर। कईयों की पीठ पर बच्चे थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगी कि जहाँ प्रकृति का इतना अपार सौंदर्य है, वहाँ पर भूख, भुखमरी, गरीबी,
ये सब कुछ भी है। और फिर उन्होंने देखा कि सैलानियों का भ्रमण, जहाँ पर हम यहाँ जम रहे हैं ऐसा क्षेत्र जहाँ पेट्रोल को छोड़कर हर एक वस्तु जम जाए, वहाँ पर सैलानी एकदम तैनात खड़े हुए हैं। जहाँ हमारा चलना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसी घाटियों में जो सैलानी हैं वो तैनात खड़े हुए हैं। 7-8 साल के बच्चे को रोज़ 3-3.5 किलोमीटर दूर स्कूल जाते जब उन्होंने देखा, तो ये सारा जो सफ़र वो तय करने बच्चे जा रहे थे इनके मन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। यह देखकर लेखिका मन में सोचने लगी कि हाँ, अलौकिक सौंदर्य भी है और भूख, मौत और दैन्य और जिजीविसा के बीच की जंग भी जारी है। इन सारी बातों ने उनका मन झकझोर दिया कि जहाँ प्रकृति इतना विराट सौंदर्य लिए है, वहाँ लोग भूख, मौत और दैन्यता की जंग भी लड़ रहे हैं। सैलानियों को प्रकृति के अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? तो सैलानियों को अनुभव छटा का यहाँ पर जो औरतें रास्ता बनाती हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग जो इस प्रकृति को, इस वातावरण को सुंदर बनाते हैं। सैलानियों को प्रकृति के अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर जो सैलानी होते हैं उनको हर बात का वो वहाँ पर ज्ञान देते हैं, अध्ययन कराते हैं। वो ध्यान रखता है कि किस क्षेत्र में जाना है, क्षेत्र के बारे में क्या बताना है, और पूरी रुचि भी भ्रमणकर्ता की यात्रा में बनी रहे। मित्र सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा भी रोमांचक बनी रहे, आनंदमय बन जाती। वहाँ के स्थानीय निवासियों के जनजीवन और का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है सैलानियों को आकर्षित करने में। उनके द्वारा इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना होते, वहाँ रहने वाले यदि लोग ना होते, तो वो उस जगह, क्योंकि जगह को सुंदर बनाने में लोगों का ही तो हाथ है। प्रकृति तो सुंदर ही बनी हुई है, उसको उजाड़ा बिगाड़ा हम लोगों ने। यदि अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने इलाके को सुंदर बनाना है तो उसमें वहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। तो यदि ये लोग ना हो वहाँ पर, तो वो स्थान नीरस और बेजान लगने लगता है। सरकारी लोग जो व्यवस्था करने में संलग्न होते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो गाइड, यात्रा करने वाले लोग, वहाँ पर उस स्थान पर रहने वाले लोग, और वहाँ की सरकार या वहाँ के सरकारी लोग कितना कम लेकर ये समाज को कितना कुछ दे देते हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें, आम जनता देश की आर्थिक स्थिति में प्रगति में क्या भूमिका निभाती है। लेखिका ने देखा कि सक्रिय रास्तों को चौड़ा बनाने में इनका जो योगदान है, ये तो घूमने क्या जाएंगे, ये सैलानियों के लिए बना रहे हैं, इन्हें कितनी मजदूरी मिलती होगी। ये फिर भी ये देश के लिए, सैलानियों के लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए काम कर रहे हैं। इनको बदले में तो उतना नहीं मिलता होगा जितना कि ये सब कुछ दे जाते हैं। तो देश के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। पत्थरों पर बैठकर जब श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल होती है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पीठ पर बंधी टोकरी में बच्चे होते हैं, ये काम करती हैं। हरे भरे बागानों में युवतियाँ बोकू पहन के चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम पर जाते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के प्रयास में, जीविका में दिन रात लगी रहती है। पूरे देश और समाज के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं। अब लोग जॉब करने जा रहे तो क्या अपने लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, वो जो काम कर रहे हैं वो आगे भी तो बढ़ रहा है, और देश और समाज के लिए भी तो वो काम जा रहा है। फिर बहुत कुछ करते हैं, सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियाँ, पुल आदि बनाना, ये सब कार्य लोग जनता करती है। खेतों में अन्न उपजाना किसान करता है। कपड़ा बुनना, जो कपड़े बुनने के कारीगर वो करते हैं, बुनने वाले। खानों कारखानों में कार्य करने वाले अपनी सेवाओं को राष्ट्र के लिए देते हैं। आर्थिक सदृढ़ता प्रदान करने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। तो जितने भी हमारे उद्योग धंधे चलते, छोटे से लेकर ऊपर बड़े तक, वो सारे उद्योग धंधे ही देश का राष्ट्र की नींव है, राष्ट्र की रीढ़ भी हैं। ये सभी हैं, इसलिए देश को बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है और देश के लोगों को भी बहुत कुछ। इसके आगे भी है, हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसका आधा भी उसे प्राप्त नहीं होता है, परंतु फिर भी असाध्य कार्य को भी पूर्णता करने के लिए वो तत्पर रहती है। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं उतना नाम मात्र का अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मकता, आत्मीयता का भावना भी नहीं होती। मतलब लोगों का उनके प्रति कोई भी भावना नहीं, काम कर रहे हैं, उनका काम है करना, मजदूर हैं वो। लेकिन ये मजदूर यदि नहीं होते तो क्या हम अच्छे घरों में रहते, क्या सड़कें होती, क्या मार्ग होते, क्या आप पहाड़ों पर घूमने जा सकते थे, क्या आप नहीं कर सकते थे। तो इनके लिए हम जो भाव ऐसा रखते हैं, हीनता का भाव, वो नहीं होना चाहिए। उनके प्रति तो आत्मीयता का भाव होना चाहिए। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति में तो बाधा उत्पन्न हो जाए। यहाँ बाधा क्या, उसका पहिया ही रुक जाए।
तो देश आज यदि तरक्की पर है तो उसमें जनता का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है, क्योंकि हर क्षेत्र को, देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लोग ही तो होते हैं। लोग ना हो तो आगे कौन बढ़ाए, क्योंकि कार्य करने वाले भी वही हैं और देश को सब कुछ प्रदान करने वाले। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? बहुत कुछ खिलवाड़ ही है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों में बहुत अधिक गंदगी फैलाती है, अपना बिहार स्थान बना रही है। यहाँ गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता को खोते जा रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं, जिससे नदियों को प्रभावित किया है। साथ ही घरों से निकला दूषित जल भी नदियों को जाके दूषित कर रहा है, जिस कारण नदियां लगातार प्रदूषित हो रही हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव रुक रहा है, जिससे कि ज़मीन में भी अब मृदा जो मिट्टी है वो जोड़ नहीं बना पा रही। बाढ़ को, और जब ये ज़मीन में जोड़ नहीं तो बाढ़ आमंत्रित हो जाती है। दूसरे, अधिक पेड़ों की कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बढ़ रही है, जिससे वायु प्रदूषित हो रही है। तो हम जितना भी प्रयोग कर रहे हैं, जो कुछ भी हम प्रयोग कर रहे हैं, जो इस प्रकृति को अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल नहीं है, जो इस मिट्टी में सम्मिलित नहीं हो रहा है, वो सब कुछ वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। कारखानों से निकलने वाला जल, प्लास्टिक का प्रयोग, ये सब कुछ, और जो भी घरों से निकलने वाला जो केमिकल हम प्रयोग करते हैं, ये सब कुछ हमारी मिट्टी को बेकार बनाते जा रहे हैं। रोक कैसे सकते हैं? हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ को काटने से रोकना चाहिए। नदियों को निर्मल, स्वच्छ, उसकी सफाई करवाते और करते रहना चाहिए। कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने चाहिए, जागरूकता के कार्यक्रम भी चलवाने चाहिए। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र है। प्रदूषण के और कौन से दुष्परिणाम आए हैं? जब प्रदूषण आ रहा है तो जो बर्फ़ है, जो बिल्कुल सफ़ेद, कई जगह ऐसे हमारी इमारतें हैं जो कि ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो प्रदूषित वायु के कारण वो भी काली पड़ रही हैं। ताजमहल उसका उदाहरण है, जो कि पीला रंग होता जा रहा है, काली पड़ रही हैं। जो स्नोफॉल है, जो पहले हुआ करता था, अब क्या होती है? बर्फ़ तो तेज़ प्रदूषण के कारण जो गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, उसके कारण बर्फ़ क्या हो रही है? जो ग्लोबल वार्मिंग आपकी है, गर्मी तेज़ पड़ने के कारण जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। तो अब स्नोफॉल उतना नहीं होने को मतलब रह गया। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण का मौसम असर साफ दिखाई दे रहा है। प्रदूषण के चलते जलवायु पर बुरा प्रभाव है। कहीं बारिश अतिरिक्त हो जाती तो कहीं बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखने को मिलती। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका होता है, इतना तीव्र गर्मी होती है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। ये सब प्रदूषण के कारण ही संभव है, क्योंकि अब प्रकृति का संतुलन सही रहा ही नहीं। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। सांस की अनेक बीमारियां हो गई हैं। प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों का भी तापमान बढ़ गया है, जिससे स्नोफॉल का कम हो गया है। ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग हो चुकी है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक विकार को भी उत्पन्न करता है, बहरेपन को भी उत्पन्न करता है, और अनिद्रा, लोगों को नींद ना आने का कारण भी ध्वनि प्रदूषण है। हम देखते हैं कि आज इतनी तेज आवाज़ में जब कार्यक्रम होते हैं घरों में, समाज में, तो बहुत तेज ही आवाज़ में साउंड होते हैं। ये क्या है? साउंड तेज होना लोगों को कहीं ना कहीं दिल की जिसको बीमारी होती है उसका भी असर होता है। नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में जाते हैं लोग। ये बहुत सारी शांति भंग हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है लोगों के अंदर। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल पा रहा है। पेट संबंधी भी कई विकार उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, प्रदूषण के बारे में तो आप स्वयं जानकार हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। जब भी किसी भी दर्शनीय स्थल पर, किसी भी हिल स्टेशन पर जब आप जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र पर, तो वहाँ पहले जैसी सुंदरता अब नहीं रही, क्योंकि जब सैलानी जाते हैं तो लोगों ने अपने रोजगार के लिए दुकानें बना ली हैं। दुकानें बनाए हैं, लोगों ने अपना सामान बेचना शुरू किया, लोगों ने खाया और वहीं पर कचरा फेंक दिया, तो उसकी सुंदरता कम होती जा रही। कटाव एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अभी वो सैलानियों का कोई स्पॉट नहीं बना था, जिस कारण से वहाँ दुकानें भी नहीं थी। दुकानें ना होने के कारण किसी भी प्रकार की गंदगी भी नहीं फैलती थी और उसकी सुंदरता ज्यों की त्यों। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी तक वह पर्यटक स्थल नहीं बना है। यदि वहाँ दुकानें होती तो वहाँ सैलानी जो होते वो खाते पीते आना जाना शुरू होता, जमा होकर खाते पीते गंदगी भी फैलती, वहाँ पर वाहनों के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण होता। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ पर वह स्नोफॉल
देख पाई। इसका कारण यही था कि वहाँ प्रदूषण नहीं था, अतः कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। स्नोफॉल इसलिए देख पाई क्योंकि वहाँ प्रदूषण नहीं है, बर्फ़ आराम से गिरती है, पिघलने का उतना काम ही नहीं है, तो इसलिए कटाव को यहाँ पर वरदान माना गया है कि कटाव पर कोई भी दुकान नहीं या फिर किसी भी प्रकार का स्पॉट। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो जल संचय की बताइए कि प्रकृति जल संचय कुछ इस प्रकार करती है, जब सर्दियों में बर्फ जम जाती है तो वहाँ पर पानी जमा हुआ रहता है। गर्मी में जब त्राही त्राही हो जाती है, जब हमारे गले सूखने लगते हैं, तब यही बर्फ तेज गर्मी के कारण पिघलती है और नदियों में आकर हमारे सूखे कंठ को गीला करती है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल को संग्रह कर लेती है। जब गर्मियों में पानी के लिए त्राही त्राही हो जाती है, उस समय बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर नदियों को भर देती हैं। नदियों के रूप में बहता जलधारा अपने किनारे बसे नगर तथा गांव में जल संसाधन के रूप में नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई का कार्य करते हैं। अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से फिर से बाष्प के रूप में जल चक्र जो चलता है, बादल बनते हैं और फिर से बारिश। सचमुच प्रकृति ने क्या किया है? जल संचय की अद्भुत व्यवस्था की। हम तो नहीं कर पाते, पर प्रकृति अपना कार्य करना नहीं भूलती है, वो अपना कार्य व्यवस्था करती है। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए? देश की सीमा पर बैठे हुए हमारे सैनिक कड़ी सर्दी में भी ज्यों के त्यों जमे होते हैं। कड़ी सर्दी में भी वहाँ जमे रहते हैं और तेज गर्मी में भी वहाँ रहते हैं, जहाँ गर्मी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर ऐसे अगर वो ना हो, आप जिस सर्दी में घर से निकलना मंजूर नहीं करते हैं, ठिठुरते हैं, वो तो जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ पर भी देश के सैनिक हमारी रक्षा के लिए, कि हम सुरक्षित रहें, हम तीज त्यौहार मना पाएँ, हम जीवित रहें, इसलिए वो तैनात होते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई। वस्तुतः सैनिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी ईमानदारी और समर्पण और अनुशासन से करते हैं। देश की सीमाओं पर रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। हमारे सैनिक भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है, जहाँ तापमान शून्य से भी कहीं नीचे चला जाता है। वहाँ नसों में खून को जमा देने वाली ठंड होती है। वहाँ सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से घरों में बैठे होते हैं। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर लेकर रखकर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए, उनका आभार करना चाहिए। परिवार वालों के साथ हमेशा अपनी उनके परिवार वालों के प्रति सहानुभूति, प्रेम का व्यवहार हमें रखना चाहिए, क्योंकि वो ना हो, उनका परिवार कठिनता में और मजबूरी में है, उनका परिवार उनके लिए तरस रहा है, वो इसलिए वहाँ पर है कि हम अपने परिवार के साथ बने रहें। तो यहाँ पर पाठ जितना सुंदर था, प्रश्नों के उत्तर पढ़ने में, बोलने में, समझाने में और आपको समझने में उतनी ही सुंदरता का, उतनी ही सरलता का अनुभव हुआ। क्योंकि जब हम पाठ पढ़ लेते हैं, हर एक बात हमने देखी, सुंदरता भी आई, मजबूरियां भी वहाँ की आई, प्रकृति भी वहाँ की आई, सामाजिक व्यवस्था भी दी गई, धर्म के प्रति लोगों की आस्था भी बताई गई, सैलानियों के बारे में भी बताया गया और वहाँ पर क्या प्रदूषण कहाँ और कैसा बढ़ रहा है ये भी बताया गया। और ये सब कुछ हमने पाठ में पढ़ा था। पाठ में पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तर करने का तो मजा ही कुछ और है। तो यहाँ जाकर हमारा जो पाठ है, पाठ 2 सना सना हाथ जोड़ी कंप्लीट होता है। अगले पाठ के लिए रेडी रहिए, क्योंकि बहुत जल्द अगला पाठ भी लेकर आएंगे। इतने ही मज़ेदार तरीके से बहुत अच्छे हाव भाव के साथ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से उसका प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।